नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। जिंदगी में पहली बार थैंक यू हैकर्स कह रही हूं। पहली बार 17-18 साल के बच्चे ये कह रहे हैं थैंक यू हैकर्स। 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों के माता पिता कह रहे हैं कि अगर हैकर्स नहीं होते तो कभी ये पता ही नहीं चलता कि सीबीएसई का सिस्टम कितना बेकार है। ओएसएम की प्रक्रिया फुल प्रूफ नहीं है, डेटा सेंटर पर लॉक नहीं है, पोर्टल पर कोई की नहीं है। जहां आंसर शीट स्कैन हुई, जहां आंसर शीट सेव हुई, हर लेवल पर गोलमाल है। सीबीएसई की रीवैल्यूएशन की परतें हटी तो ये पता चला कि ये नंबर घोटाला नहीं, ये टेंडर घोटाला भी नहीं, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम ही बेकार और घोटाले से भरा हुआ है। सीबीएसई के पास एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका काम ही यही है कि वो इसे ठीक से कराए, यानी कि आंसर शीट को स्कैन कराए, ओएसएम सिस्टम बनाए और फिर छात्रों का जब रीवैल्यूएशन का समय आए तो ये ठीक से वो करा पाए। लेकिन एक काम भी वो ठीक से नहीं करा पाया। सीबीएसई की ये कलाई किसी एजेंसी ने नहीं खोली है, बल्कि 3 ऐसे छात्र जिनकी उम्र 18 साल है, 19 साल है, उन छात्रों ने ये पोल खोली है। जरा बड़ी स्क्रीन पर आपको लेकर चलती हूं। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना वेदांत श्रीवास्तव का मामला। वेदांत सीबीएसई 12वीं का छात्र जिसने अपने फिजिक्स के पेपर के लिए रीवैल्यूएशन की मांग की, और जब रीवैल्यूएशन के लिए आंसर शीट आई, क्योंकि पेपर में उम्मीद से बहुत कम नंबर आए थे, 19 मई को अपनी स्कैन कॉपी के लिए उन्होंने अप्लाई किया। 4 दिन के बाद जब उन्हें ईमेल आया तो उसकी कॉपी देखकर वो दंग रह गए। कॉपी पर उनका रोल नंबर तो था, लेकिन कॉपी पर वो हैंडराइटिंग उनकी नहीं थी, बल्कि किसी और की थी। वेदांत ने हिम्मत दिखाई, वो दुनिया के सामने आए, इसे सोशल मीडिया पर डाला, प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया। लेकिन न्याय मांगने के बदले सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी उनके पीछे पड़ गई। कुछ यूजर्स ने उन्हें पाकिस्तानी एजेंट कह दिया, सरोस एजेंट कह दिया, एंटी नेशनल कह दिया। सोचिए जरा, 17-18 साल के बच्चे हैं जिन्हें ये सब कहा गया। आगे चलिए। लेकिन बाद में सीबीएसई ने अपनी गलती स्वीकार की। बोर्ड ने माना कि नए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी के कारण वेदांत के पास किसी और छात्र की फिजिक्स की कॉपी चली गई थी। अब दूसरा नाम देखिए कौन है, निसर्ग अधिकारी। इनका चेहरा इसलिए नहीं दिखा रहे हैं, ऑलरेडी ये बहुत ट्रोल हो चुके हैं। निसर्ग अधिकारी 19 साल का एक एथिकल हैकर है, और सीबीएसई की जो ओएसएम पोर्टल है उसे लेकर उन्होंने पोल खोली कि ये सेफ नहीं है। इन्होंने पूरी दुनिया को बताया 30 मिनट के अंदर अंदर सीबीएसई के ऑन मार्क पोर्टल तक कितनी आसानी से पहुंचा जा सकता है। एक 17 साल का 18 साल का लड़का उस तक पहुंच बना सकता है। वो उस डेटा सेंटर तक पहुंच गया जहां पर 12वीं की स्कैन की गई आंसर शीट रखी गई थी। तीसरा नाम है सार्थक सिद्धांत का। ये भी एक 17 साल का छात्र है जिन्होंने सीबीएसई में चल रहे खेल का पर्दाफाश किया। 17 साल के सार्थक ने बताया कि कैसे टीसीएस जैसे एक जिम्मेदार संस्थान की जगह कोएम्ट को टेंडर देने के लिए आरएफपी में बदलाव कर दिया गया। आप ये पूछेंगे आरएफपी क्या है? आरएफपी होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। ये आगे मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप निसर्ग अधिकारी के खुलासे को जान लीजिए। 19 साल का एक साइबर एक्सपर्ट है निसर्ग अधिकारी। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट और तकनीकी दस्तावेज साझा किए, सोशल मीडिया पर उसे शेयर किया और दावा किया कि परीक्षा जो है, परीक्षा का ये पूरा सिस्टम कितनी लीकेजेस वाला है, ये फुल प्रूफ नहीं है। अब सबसे पहले इस फ्रेम को इस तरह यहीं पर रोक दीजिए। अब ये जो स्क्रीनशॉट है इसके अंदर क्या क्या तकनीकी खामी है, एक एक चीज आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये स्क्रीनशॉट आया कहां से। ये जो निसर्ग अधिकारी है उन्होंने ही इसे पोस्ट किया। उन्होंने दावा किया कि परीक्षा रिकॉर्ड से जुड़े हुए Amazon वेब सर्विसेज यानी कि AWS क्लाउड स्टोरेज बकेट को ठीक से कॉन्फ़िगर ही नहीं किया गया। अब आप ये पूछेंगे कि क्लाउड स्टोरेज क्या है? तो क्लाउड स्टोरेज दरअसल वो जगह होती है जहां पे कोई भी कंपनी अपनी डेटा को सुरक्षित रखती है। आप भी अपना फोन इस्तेमाल करते हैं, जब आपका डेटा स्टोरेज फुल होने लगता है तो आप अपने फोन की भी तमाम फोटोग्राफ्स को डेटा स्टोरेज में कहीं सेव करते हैं। वो एक क्लाउड स्टोरेज होती है। अब उसका एक्सेस केवल आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। तो एक छात्र मानकर चल रहा है कि जहां पर उसकी ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए जो स्कैन की गई आंसर शीट्स है वो इस क्लाउड स्टोरेज में कहीं पर सेव हो गई, जिसकी पहुंच केवल सीबीएसई वालों के पास है।
लेकिन निसर्ग अधिकारी ने आधे घंटे के अंदर यह बता दिया कि इस क्लाउड स्टोरेज तक कैसे पहुंचा जा सकता है। यानी कि सीबीएसई का ओएसएम पोर्टल वो सेफ नहीं है, यहां पर डेटा अनसेफ है। मात्र 30 मिनट के अंदर कोई व्यक्ति उस तक पहुंच सकता है। उसने लिखा कि वहां से इंटरनेट पर कोई भी व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के किसी भी छात्र की स्कैन की गई उत्तर पुस्तिका, ये सब जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ना, ये सारी स्कैन उत्तर पुस्तिकाएं हैं, उसे आसानी से देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है। और उसकी व्यवस्था बहुत ही असुरक्षित है, इनसिक्योर है। कई संस्थान एक ही स्टोरेज बकेट का उपयोग कर रहे हैं। लीक हुई कॉपियों में साल 2026 की परीक्षाओं के हाथ से लिखे हुए उत्तर मूल्यांकन पत्रक और खाली पेज तक दिखाई दे रहे हैं। निसर्ग ने इस मामले में पब्लिक होने के साथ साथ 3 से 4 दिन पहले ही भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT.in को भी इस बारे में ईमेल कर दिया था। अब इसी तस्वीर का दूसरा पहलू आपको बता देती हूं। दूसरा पहलू क्या है, और तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन इसी का दूसरा पहलू क्या है, एक तो जो बात निसर्ग कह रहे हैं कि किसी भी छात्र की आंसर शीट को कोई भी वहां से डाउनलोड कर सकता है। मान लीजिए मीनाक्षी ने पेपर दिया और वो किसी राशिद का पेपर देखना चाहती है, तो वो आसानी से वहां जाके ढूंढ ढांड के राशिद के पेपर तक वो अपनी रीच बना सकती है। ये अधिकार क्या मेरे पास होना चाहिए, या ये अधिकार केवल सीबीएसई के पास होना चाहिए? लेकिन ये इतना इनसिक्योर है कि कोई भी उस तक पहुंच सकता है। हालांकि पहले तो सीबीएसई ये दावा करता रहा कि उसका ऑनमार्क पोर्टल पूरी तरह से सेफ है, लेकिन जब निसर्ग अधिकारी ने उसमें अपलोड किए गए आंसर शीट को सोशल मीडिया पर शेयर किया, तो आखिरकार सीबीएसई को मानना पड़ा कि उनसे गलती हुई है। और इसके लिए उन्होंने क्या कहा, हैकर्स को थैंक यू कहा। सीबीएसई ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि वी आर grateful to all alert citizens and ethical hackers pointing out such weaknesses and have gotten in touch with some of them directly. सोचिए जरा, ये 17-18 साल के लड़के हैं जो अगर ये हैकिंग नहीं करते, अगर ये पोल नहीं खोलते, अगर रीवैल्यूएशन में इतनी गड़बड़ियां नहीं आती, अगर छात्र नहीं बोलता, तो कभी पता ही नहीं चलता और सीबीएसई गोलमाल पर गोलमाल करती रहती। अब आप कह रहे हैं कि थैंक यू हैकर्स। खैर, 19 साल के निसर्ग अधिकारी ने सीबीएसई के सिस्टम की पोल तो खोलकर रख दी। 17 साल के सार्थक सिद्धांत ने सीबीएसई के अंदर सिस्टम में चल रहे डर्टी गेम को सबके सामने रख दिया। सिद्धांत ने बताया कि कैसे टेंडर देने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया। कोएम्ट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए यह बदलाव किया गया। अभी मैं आपको बोल रही थी ना, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि RFP। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में सिद्धांत ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें जानबूझ करके बदलाव किया गया। उनका कहना है कि कोएम्ट कंपनी को फायदा देने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की शर्तों में रिकॉर्ड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस को हटा दिया गया। अब मैं फिर आपको एक उदाहरण देती हूं। मान लीजिए राशिद एक कंपनी चला रहे हैं और उस कंपनी के पास 0.5 है, यानी कि वो 5 शर्तें हैं, 5 शर्तों को वो पूरी तरीके से पूरा करते हैं, तो टेंडर उन्हें जाना चाहिए था। लेकिन RFP में बदलाव कर दिया गया और यह कहा गया कि पिछले रिकॉर्ड उनके कैसे रहे, पिछला परफॉर्मेंस उनका कैसा रहा, इस आधार पर पॉइंट्स निर्धारित नहीं होंगे। तो अपने आप ही 5 की जगह 3 पॉइंट्स के आकलन के हिसाब से कोएम्ट को टेंडर जारी कर दिया गया। अगर ये शर्त रहती तो तेलंगाना में ब्लैकलिस्ट होने के चलते ये कंपनी बिड की शर्त पूरी नहीं कर पाती। सार्थक ने भी यह आरोप लगाया कि CMMI यानी कि कैपेबिलिटी, मैच्योरिटी, मॉडल इंटीग्रेशन लेवल को भी 5 से कम करके 3 कर दिया गया, क्योंकि कोएम्ट कंपनी का लेवल 3 है। इसलिए सीबीएसई पर यह आरोप लग रहे हैं। और सीबीएसई पर आरोप लगाने वाले केवल सार्थक नहीं है। पहले के RFP में कंपनी के पास जो डेटा सेंटर, डिजास्टर रिकवरी सेंटर होने की शर्त रोकी गई थी। इससे TCS कंपनी के क्वालिफाई होने की संभावना बढ़ती थी, लेकिन इसे बदलकर इतना फ्लेक्सिबल कर दिया गया कि खुद डेटा सेंटर बनाने वाले या खरीदने के बजाय कंपनी किसी तीसरे पक्ष यानी कि AWS, Azure या गूगल क्लाउड के डेटा सेंटर का उपयोग कर सकती है। मैं जरा PCR डायरेक्टर से जानना चाहती हूं कि सारे गेस्ट अगर हमारे साथ जुड़ गए तो उन्हें जरा स्क्रीन पर लेकर आ जाएं। खामी पर खामी, खामी पर खामी। सीबीएसई के पास एकमात्र काम था कि आप आंसर शीट को ढंग से स्कैन करते, ढंग से टेंडर देते, ढंग से उसका रिवैल्यूएशन कराते, और अभी भी आप रिवैल्यूएशन करा पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से सिद्धार्थ यादव हमारे साथ बतौर प्रवक्ता जुड़ गए हैं। भारवी के छात्र सार्थक सिद्धांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित दुबे जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और अंकित अवस्थी एजुकेटर हैं, वो हमारे साथ लगातार पिछले कई दिनों से जब भी मैंने नीट का सीबीएसई का मुद्दा उठाया है वो लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। फर्स्ट ऑफ ऑल सार्थक, थैंक यू सो मच कि आपके जैसे छात्र सामने आए और सीबीएसई में कितना घपला है, कितना घोटाला हो रहा है, ये पूरा सिस्टम कितना फेल है, कितना खिलवाड़ हो रहा है, हमें ये बताने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट। अब सार्थक ये बताएं कि आपने ये क्रैक कैसे किया, आपको कैसे समझ में आया कि इतनी गड़बड़ी है इसमें? मैम, सबसे पहले कोएम्ट का ऑन मार्क प्लेटफॉर्म इतना इनसिक्योर है कि उसका हर जगह जीटीयू में, बीटीयू में, हर जगह वो प्लेटफॉर्म हैक हो रहा है। और अगर ये प्लेटफॉर्म हर जगह हैक हो रहा है तो ये सवाल बनता है कि सीबीएसई ने इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन समझने के लिए मैंने टेंडर्स निकाले। टेंडर्स में मुझे पता चले कि 3 टेंडर के बाद ये वेंडर फाइनलाइज हुआ। ये जो वेंडर है ये कोएम्ट एजुटेक था। पिछले वाले में ये रिजेक्ट हो गया था, पिछले आरएफपी में, और एक और आरएफपी को जेम पोर्टल से हटा दिया गया है। मैंने जब दोनों आरएफपीज एक साथ पढ़े तो मुझको बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिपेंसीज मिली जो मैं मानता हूँ कि ऐसे दर्शाते हैं कि ये एक पैटर्न पेंट करते हैं कि ये सीबीएसई कोएम्ट एजुटेक की मदद कर रहा है। मैंने इसे अपने ब्लॉग्स में, सारे ब्लॉग में पॉइंट वाइज, स्ट्रक्चर्ड वाइज सबको लिखा है। एक पॉइंट मैं आज रेज करना चाहूंगा। जैसे मैंने आपके जो स्क्रीन पर जो स्क्रीनशॉट चल रहा है, जो रेड सर्कल है, वो मैंने किया है। उसमें आपको दिख रहा होगा कि द इश्यू विल बी पुट इन फ्रंट ऑफ अ कमिटी डिसाइडेड बाय सीबीएसई। ये नए आरएफपी में था, 28 अगस्त को जो रिलीज हुआ है। और ये जो नए आरएफपी में जो ये क्लॉज था, इसको एक कॉरिगेंडम डाला गया है और सीबीएसई ने अपने से एक्टिवली एक पावर छीनी है कि इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट ना कर सके। ये कॉरिगेंडम निकाला गया कि सीबीएसई से जो पावर है, ब्लैकलिस्ट करने की पावर है, वो छीन ले। ये कॉरिगेंडम 20 सितंबर को निकाला गया। सार्थक, तो ये बात दर्शकों को और अच्छे से समझ में आए, उसके लिए आपको ये बताना चाहिए कि कोएम्ट का एग्जैक्टली काम क्या था। कोएम्ट को किस बात के लिए टेंडर दिया गया था सार्थक? मैम, कोएम्ट को क्यूसीबीएस बेसिस पे टेंडर दिया गया था और टेंडर 3 बार बदले गए थे। मेरा वो सवाल है कि टेंडर क्यों बदले गए थे। कोएम्ट को टेंडर दिया गया, ये सब जानते हैं। कोएम्ट को देखा जाए तो सीबीएसई ने लीगली ही दिया, लेकिन 3 बार बदल के क्यों दिया, ये मेरा सवाल है। मैं बस यही जानना चाहता हूँ। मैं एक छात्र हूँ जिसका भविष्य ओएसएम की वजह से थोड़ा सा खतरे में दिख रहा है, या फिर जैसे भी सीबीएसई ने अपना टेंडर प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट नहीं रखा। सीबीएसई पर हम सब छात्रों का भविष्य डिपेंड करता है। तो हम चाहते हैं कि सीबीएसई एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करे। बिल्कुल, हम भी वही चाहते हैं, इसलिए आज का ये मुद्दा उठाने के पीछे सार्थक हमारा कारण भी यही है। सार्थक, एक और बात बताएं, एक और जो इस पूरी स्कैन शीट्स को देखने से पता चलता है, ऐसा लगता है ये स्कैन हुई ही नहीं है। ऐसा लगता है इन शीट्स को देखने पर ऐसे कोई रिफ्लेक्शन इसके ऊपर आ रहा है जो कि स्कैनिंग में नहीं आता है। जी मैम, ड्रॉप शैडोज आ रहे हैं। जी सार्थक, अपनी बात पूरी करें। हाँ जी मैम, तो ये स्कैनर क्या हुआ था कि सीबीएसई ने पिछले जो आरएफपी था उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि ऑटोमेटिक बुक स्कैनर्स यूज करो विथ 300 डीपीआई, और जो नया आरएफपी है उसमें 300 डीपीआई को 200 डीपीआई बना दिया गया है और वहां लिख दिया गया है कि सफिशिएंट स्कैनर्स यूज करो। ये नहीं बताया गया कि कौन से स्कैनर्स यूज करो। ये नहीं बताया गया कि जैसे कोई भी आप किसी भी दूसरे रीजनल ऑफिस का आरएफपी देख लीजिए, सीबीएसई के किसी भी दूसरे रीजनल ऑफिस का, वो क्लियरली मेंशन करते हैं कि डुप्लेक्स स्कैनर यूज करो, 60 पेजेस पर मिनट बोथ साइड्स, 300 डीपीआई के साथ। मैंने अपने ब्लॉग में रांची रीजनल ऑफिस सीबीएसई का प्रमाण दिया है कि रांची रीजनल ऑफिस लिखता है कि 60 पेजेस पर मिनट यूज करो।
मेरा बस यही कहना है कि अगर सीबीएसई द्वारका ने, जो सीबीएसई हेड ऑफिस है, इसने रिलीज किया है, तो ये क्लियरली मेंशन क्यों नहीं करके कहता है कि कौन से स्कैनर्स यूज करो, किस क्वालिटी का स्कैनर यूज करो। अगर बच्चों का फोटो, ये कॉपी का फोटो लिया जा रहा है कैमरा से, किसी भी कैमरा से, तो वो तो गलत है मैम, वो तो स्कैनिंग नहीं है। मेरा यही कहना है। बिल्कुल ठीक बात है, स्कैनिंग तो दरअसल है ही नहीं। और ये क्यों समझ में आता है, जरा उस पिक्चर को बड़ी स्क्रीन पर आप लाकर दिखाइए तो दर्शक बेहतर समझ पाएंगे। हम जिन फोटो कॉपीज की बात कर रहे हैं, मैं क्यों फोटो कॉपीज कह रही हूँ, ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे एक ये पेज है मेरे हाथ में, मैंने एक इसकी पिक्चर क्लिक की और एक इसको स्कैन किया। तो जब मैं इसकी पिक्चर क्लिक करती हूँ, मेरे स्टूडियो में इतनी लाइट है, कहीं से भी कोई लाइट का रिफ्लेक्शन इस पेपर पे पड़ेगा तो वो पता चल जाएगा कि ये पिक्चर क्लिक की गई है। लेकिन जब स्कैन किया जाएगा तो स्कैन करने के दौरान पेपर मशीन में रख दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है, स्कैन होता है, पूरा स्कैन हो जाने के बाद वो स्कैन्ड कॉपी फिर सीधा आपके पोर्टल में जाकर सेव हो जाती है। और जब कोई भी चीज यूं बंद होकर स्कैन होगी तो कहीं से उड़ती हुई सी, कहीं से फोल्ड हुई भी नहीं दिखाई देगी, लेकिन इसमें साफ पता चल रहा है कि पिक्चर्स क्लिक की गई हैं। अब मैं इसका एक पहलू और है जो साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। अमित दुबे जी, मुझे ये बताएं कि ये 17-18 साल के बच्चे, ये एथिकल हैकर्स बता पा रहे हैं कि कितना आसान है उस क्लाउड स्टोरेज को एक्सेस कर लेना। वो सार्थक सिद्धांत कर सकते हैं एज एन एथिकल हैकर, और कोई इल्लीगल हैकर भी कर सकता है। एक्सेस किया है, निसर्ग अधिकारी ने एक्सेस किया है। जी जी, निसर्ग अधिकारी जी, यस मैम। तो मैं ये कह रही हूँ कि निसर्ग अधिकारी जैसे कोई एथिकल हैकर उसे हैक कर रहा है और उसकी पोल खोल रहा है। यही काम जो एथिकल नहीं है वो कर लेगा तो फिर क्या कर रहा होगा अंदर बैठ के? डेफिनेटली कर ही रहा होगा। देखिए, यदि ये चीज किसी और द्वारा संभव है तो इसका कोई ना कोई नेगेटिव यूज हो चुका है। और इसीलिए सारी चिंता का विषय है कि जिस कंपनी को डेटा स्कैनिंग से लेकर, डेटा स्टोरेज से लेकर, डेटा सिक्योरिटी से लेकर, डेटा रीएवोल्यूशन से लेकर, डेटा मैनेजमेंट से लेकर हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। अभी आपने स्कोप पूछा था, जो स्कोप है इस कंपनी के लिए वो पूरा फ्लो ऑफ द वर्क है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कैनिंग टू एवेल्युएशन टू स्टोरेज टू सिक्योरिटी टू रीएवोल्यूशन टू द सपोर्ट, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे में दी सिक्योरिटी इस हद तक वीक है और उनको स्पेशल एडवांटेज दिए गए सिक्योरिटी प्रोविजंस को डाइल्यूट करने के लिए, तो ये तो बच्चों के संग धोखा हो रहा है। क्योंकि 3 तरीके से कोई भी हैकर किसी सिस्टम को टारगेट करता है। हम उसको बोलते हैं CIA ट्रायज, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर ले, सिस्टम में घुसे डेटा चुरा ले, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच। इंटीग्रिटी ब्रीच कर ले कि उसमें घुसे और उसका डेटा बदल दे। और तीसरा होता है अवेलेबिलिटी ब्रीच की, आप ही के सिस्टम को आपके लिए अवेलेबिलिटी उसकी रोक दी जाए। यहाँ पर जो निसर्ग ने किया है वो इंटीग्रिटी ब्रीच भी कर रहा है। वो कह रहा है मैं डेटा चेंज कर सकता हूँ। नाउ दैट इज एक्सट्रीम लेवल ऑफ रिस्क। यदि यही हो रहा है तो मजाक हो गया सिस्टम के साथ। यदि इस लेवल पर भी कोई वल्नरेबिलिटी थी और उन्होंने सिक्योरिटी असेसमेंट नहीं कराया था तो सीधे सीधे पेनल्टी लगनी चाहिए कंपनी को, और इतनी पेनल्टी लगनी चाहिए कि आगे से किसी कंपनी की हिम्मत ना हो इस तरह की वल्नरेबिलिटी छोड़ने की। ये जब तक प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक डर नहीं आएगा। हमारे यहाँ लोग छोड़ दिए जाते हैं कि कोई बात नहीं, कोई रीजन दे देंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा रे वो वल्नरेबिलिटी आई थी, वो तो क्राउड स्ट्राइक की उस वजह से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम बैंकिंग सेक्टर में भी देखते हैं सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है। डेफिनेटली वहां पर भी कुछ पोर्टल सिस्टम होगा। दैट पोर्टल सिस्टम इज वेरी सिक्योर, तभी वहां पे कोई लीकेजेस नहीं हो रहे। तो इस तरीके का सिस्टम क्यों इतना आसान है किसी हैकर के लिए हैक कर लेना? देखिए, जेईई का एग्जाम होता है वो भी ऑनलाइन ही होता है, या यूपीएससी का होता है, वहां कभी लीक नहीं हुआ, कभी ऑनलाइन ब्रीचेस भी नहीं हुए और वो बड़े सिक्योरली मैनेज होते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसी देश में और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जो ऑनलाइन ही हो रहे हैं या इसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, पर उसके बावजूद दे कुड मेंटेन देयर सैनिटी। यहाँ पर डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लोग, उनकी इंटेंशन, उनकी लॉयल्टी पर सवाल खड़े होते हैं। और मैं तो कहता हूँ सारे जितने लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे सबको जांच के घेरे में आना चाहिए। और यदि अकाउंटेबिलिटी आप सेट नहीं कर सकते तो आगे ये चीज नहीं रुकेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकते। अकाउंटेबिलिटी सेट करना बहुत जरूरी है कि इसके लिए जिम्मेवार है कौन। और जब आपने तक अकाउंटेबिलिटी की बात करते, सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ हैं। जी सार्थक बोले। अगर आप परमिशन दे तो मैं अमित सर के बात पे कुछ ऐड करना चाहूंगा। जैसे ये कंपनी, जैसे निसर्ग अधिकारी ने दिखाया कि इस कंपनी के द्वारा जो डेटा था वो ब्रीच कर लिया गया है।
पिछले अगर हम लोग आरएफपी मतलब नए आरएफपी में देखें तो नए आरएफपी में प्रावधान था कि सीबीएसई इसे ब्लैकलिस्ट कर सकती थी, इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर सकती थी, लेकिन एक कॉरिगेंडम इशू करके 20 सितंबर को सीबीएसई ने अपने से पावर छीन लिया कि डेटा ब्रीच के चक्कर में इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जा सके। ठीक, सीबीएसई को ये जवाब देना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। थैंक यू मैम। थैंक यू सार्थक, आप रहे हमारे साथ। सिद्धार्थ जी, बात अकाउंटेबिलिटी की हो रही है और मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी ये खड़े होकर नेशनल चैनल पे, इंडिया टीवी पे खड़े होकर ये कहूंगी कि सीबीएसई हैकर्स को थैंक यू कह रही है, छात्र जो है वो हैकर्स को थैंक यू कह रहे हैं। एक सीबीएसई बॉडी सिर्फ इसी काम के लिए है कि वो परीक्षा अच्छे से कंडक्ट कराए, परीक्षा को अच्छे से चेक करवाए, उसको अच्छे से सेव रखे। अब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और 17-18 साल के बच्चे बता रहे हैं कि ये हो रहा है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। थैंक यू कह के सीबीएसई, और आज मैं पोर्टल को कितनी बार एक्सेस कर चुकी है, पोर्टल आज भी काम नहीं कर रहा है। कैसे रीवैल्यूएशन होगा? सीबीएसई कैसे करेगा? नमस्कार मीनाक्षी जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए और कोई भी प्रक्रिया हो उस प्रक्रिया की पूरी शुचिता मेंटेन होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं 3-4 बातों का जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो क्योंकि लाखों छात्र भी अभी आपके शो को देख रहे हैं, सीबीएसई का ट्वीट भी आया है, रिवैल्यूएशन का पोर्टल लाइव जा चुका है, 1 घंटे पहले का ट्वीट था, उसको एक्सेस कर सकते हैं। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस अगर रहेंगे, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा है सीबीएसई के स्टूडेंट्स का भी, तो आज शाम तक सब लोग एक्सेस कर पाएंगे। इसकी अवधि भी बढ़ाई जा चुकी है, किसी प्रकार के पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है और सबको आवश्यक नहीं है कि पहले ही घंटे में करें। हम लोग आराम से शाम तक, रात तक भी कर सकते हैं। छात्र बिल्कुल समझदारी के साथ और बिल्कुल पेशेंस के साथ इसमें आगे बढ़े, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कोई 2 घंटे 4 घंटे की विंडो के लिए नहीं खुला, ये पहली बात। दूसरी बात, अभी हमने एथिकल हैकर्स की भी बात करी, हमने अभी इस पूरे प्रक्रिया की भी बात करी। देखिए, हमको समझना पड़ेगा कि सीबीएसई कन्वेंशनल मोड में जब एग्जामिनेशन को करवाता था, तब ये जिन समस्याओं की हम चर्चा कर रहे हैं, ये समस्याएं पहले हमारे सामने नहीं थी। क्योंकि हम नए मॉडर्न चीज़ों पर आगे बढ़ रहे हैं, हम नई एडवांसमेंट्स को लेकर के आ रहे हैं, नई इवैल्यूएशन के सिस्टम को हम लेकर के आए, तो स्वाभाविक है कि ये चैलेंजेस हमारे सामने आके खड़े हुए। एथिकल हैकर के नाम में ही एथिकल शब्द है और वो उस चीज को रेस करेंगे, उनके एक प्रकार से उनके कार्य का काम है। अगर एडवांसमेंट्स की गई और अगर सीबीएसई उनका धन्यवाद करता है, मुझे लगता है कि अभी यहां तक मुझे कोई आपत्ति नहीं लगती। सीबीएसई को धन्यवाद भी करना चाहिए, दुरुस्त भी करना चाहिए और दुरुस्त करके जो सिस्टम अच्छा हो उस बेस्ट सिस्टम को चलाना चाहिए। तीसरी बात, अभी टेंडर को लेकर के आपके सब दर्शक भी जानते हैं, सीबीएसई हमारे देश की वो एजेंसी है जिसके पास ये जिम्मेदारी है, वो आगे टेंडर प्रक्रिया करके कोई कंपनी जिसको आउटसोर्स करके हमारे ये पूरी प्रक्रिया को करना है, एग्जामिनेशन को, उनको एक काम देते हैं। अब अभी हमारे साथी भी, जो मेरे युवा साथी सार्थक भी जो बैठे थे, सिद्धार्थ जी आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे इसलिए इंटरप्ट करना पड़ रहा है सिद्धार्थ जी, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि जो पूरा प्रोसेस आपका सिक्योर नहीं था, आप उस प्रोसेस के साथ गए ही क्यों? जो कोएम्प्ट कंपनी की हम बात कर रहे हैं, अगर पहले से ही उसकी छवि टेंटेड थी तो सीबीएसई उस कंपनी के साथ गया क्यों? जो पोर्टल सिक्योर नहीं था उस पोर्टल पर सेव हुआ क्यों? और ये स्कैनिंग की जगह पिक्चर्स क्यों ली गई? मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं मीनाक्षी जी। मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं मीनाक्षी जी, इसलिए क्योंकि सब लोगों के प्रश्न सरकार से ही है। मैं माफी चाहूंगा अगर मेरे को समय अधिक लग गया, पर मैं बिल्कुल पिन पॉइंटेड आपके प्रश्न का ही उत्तर देना चाह रहा हूं। कोएम्प्ट, कोई भी कंपनी अगर टेंडर प्रक्रिया में अप्लाई कर रही है, टेंडर प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है, तभी सार्थक भी उस टेंडर प्रक्रिया को देख पा रहे हैं, उसके आरपी जो तैयार हुई उसको देख पा रहे हैं, उस पर ब्लॉग लिख पा रहे हैं, उसकी चर्चा कर पा रहे हैं। वो ट्रांसपेरेंट है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और जो उसमें P1 का बिडर होगा, उस बिडर को वो चीज मिल जाएगी। अब क्या कोएम्प्ट क्रेडिबल था या नहीं था, यह प्रश्न अगर पूछा जाए, मेरे सामने एक लंबी सूची है। बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ओडिशा में 2015 में उन्होंने पेपर कंडक्ट कराया, कोएम्प्ट एजेंसी थी, बीजेडी उसकी पार्टी थी, उनको अप्रिसिएशन लेटर मिला गया। आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने 2017 में करवाया, 2021 में आंध्र में वाईएसआर कांग्रेस ने करवाया, 2022 में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जो नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी है,
बहिनीबाई चौधरी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, उसमें पेपर हुआ। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में 2022 में हुआ। तमिलनाडु में इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी का पेपर कोएम्प्ट ने करवाया। लंबी सूची है, बहुत लंबी लिस्ट है। अगर कोई एजेंसी देश भर के अंदर करवा रही है, मेरे पास सर्टिफिकेट्स भी हैं, अगर कोई सभी पार्टियां इसमें, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल इशू तो है नहीं मीनाक्षी जी, इसमें कोई राजनीतिक दल का भी इशू नहीं है, किसी नेता का इशू नहीं है। अगर तेलंगाना के अंदर पेपर करवा के एक अप्रिसिएशन लेटर उसी कंपनी को दिया जाता है और कहा जाता है कि ये बहुत अच्छी कंपनी है जो एग्जाम को कंडक्ट कराती है, अगर उस कंपनी से कोई त्रुटि देश भर में हुई, इसमें इंटेंट पर प्रश्न कैसे उठाया जा सकता है? आपने भी तो सेम चीज हुई। अगर आज उसकी त्रुटि हुई, अगर आज उसमें कोई फॉल है, दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। अभी हमको रिवैल्यूएशन भी करना है, रिटेंडरिंग नहीं हो सकती रिवैल्यूएशन के लिए, हमको एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराना है। देयर हैज बीन नो ब्रीच, सीबीएसई इस बात को बोल रहा है। हमने जो आपने कंसर्न्स किसी ने उठाए, वो कंसर्न सामने आए, उसको दुरुस्त करना सीबीएसई का काम है। बट आपने अपनी बात कही सिद्धार्थ जी, मैंने आपको भरपूर समय दिया। 3 पैनलिस्ट हैं, देखिए 3 पैनलिस्ट हैं सिद्धार्थ जी, आई हैव टू गो टू देम। अंकित जी, जो बात सिद्धार्थ जी कह रहे हैं, आप सहमत हैं? आर यू बाइंग दिस? मैम देखिए नमस्कार, और चूंकि यहाँ पे बच्चा एक उपस्थित है और उसने बहुत अच्छे से सबके बीच में बात रखी है और बच्चों का प्रतिनिधि बनकर है, तो उसको बहुत सारा आशीर्वाद। मैम एक बहुत कॉमन सी बात है जिस पर शायद अभी तक हम लोग चर्चा नहीं कर रहे, उसको ऐड कर लेता हूं मैं। और वो ऐड करने वाली बात ये है, आपको पता है ये जो 12th के बच्चे हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही अपन इनके बारे में चर्चा कर रहे थे नीट के मामले में। यानी एक बच्चा 2 बार सफर किया है। असल में नीट का जो पेपर देने वाला बच्चा है वही 12th में भी अपीयर हुआ था। जिसके बारे में पेपर लीक होने की बात आई मैम, उसके साथ 12th में भी ब्रीच हुआ। एक बार उसका मतलब हक टूटा, उसका लाभ छूटा, अब वो फिर से मैम पीड़ित पक्ष में सवार हो गया है। आप बताइए कि कैसे उसका विश्वास बहाल करेंगे? वायुसेना के हवाई जहाज से, क्योंकि पेपर लीक ट्रांसपोर्टेशन में नहीं हो रहा था, बनकर के जो बनाने वाले थे वहां से हो रहा था। अभी भी पेपर के अंदर स्कैनिंग से पहले टेंडरिंग प्रक्रिया में फॉल्ट की बात आ रही है। इंटेंट जो था वो ये था कि पेपर को बहुत अच्छे से स्कैन करके दिलाया जाएगा। बहुत अच्छा आइडिया था, टीचर्स ने स्वागत किया था, मार्किंग बहुत अच्छी होगी, सबने स्वागत किया था कि भाई इसमें बहुत ही फेयर तरीके से ग्रेडिंग होगी, बहुत अच्छी बात थी, इसमें कोई सवाल नहीं उठा था। लेकिन मैम फिर से जो बच्चा बात उजागर कर रहा है वो इस बारे में नहीं कर रहा है कि प्रक्रिया गलत थी, वो कह रहा है कि उस कंपनी ने जिस तरह से ये काम किया, उस काम में इतने फॉल्ट की कोई भी जाकर देख ले रहा है। इसका मतलब सबसे बहुत बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि शिक्षा विभाग की नजर में 12th के जो मासूम बच्चे हैं, 17-18 साल के जो बच्चे हैं, उनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ना, वो उनकी प्रायोरिटी में क्यों सवार नहीं हो रहा है? हमारी सारे प्रोसीजर्स बहुत अच्छे हैं, नीट के एग्जाम कराने में एयरफोर्स आ रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हो रहा है, बहुत सारे सिस्टम बन रहे हैं कि लीक प्रूफ हो, हैक प्रूफ हो, सब कुछ है। लेकिन बार बार शुरुआत से ही हो जा रही है। गड़बड़ कहां से हो रही है? नीट के पेपर में निकाल रहे हो पेपर बनाने वाले से, यहां कहां से हो रही है? टेंडर करने वाले से। बीच के सारी प्रक्रिया दुरुस्त हो गई है। इसका मतलब कुछ की पर्संस हैं इस पूरी प्रक्रिया में जिनसे सवाल किए जाने की आवश्यकता है कि तुम्हारे पीछे गड़बड़ क्यों हो रही है भाई। बाकी तो सब सही चल रहा है ना। ये बच्चा भी जो बात उठा रहा है, या फिर जिसने भी अभी बात करी कि हमारा पेपर वहां से जाकर के स्कैन में कॉपी निकाल के लाई जा सकती हैं। आप देखिए एथिकल की बात करी हमारे अभी प्रवक्ता साहब ने, यहाँ पर बहुत अच्छी बात करी कि एथिकल के लिए धन्यवाद कि उसने एथिकल काम किया, इसीलिए हम सुन पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन यहाँ पर जो सार्थक ने बात उठाई या आपने बात उठाई कि अगर ये एथिकल अनएथिकल तरीके से काम करने लग जाता, एथिकल तो चलो आज फुटेज में डिस्कस हो रहा है, इस देश में ना जाने कितने सारे क्राइम ऐसे हैं जो एथिकल तरीके से नहीं हो रहे हैं, उन्हें मीडिया में नहीं आना है। यहां पर कितने सारे बच्चे इस घटना से पीड़ित होकर, मैम बच्चे जब 12th में होते हैं दे आर हाईली सेंसिटिव। ये वो एज होती है जैसे आप टीन एज के बारे में बोलते हैं, उनकी एक एक परफॉर्मेंस उनके पूरे व्यक्तित्व पर असर डालती है। मार्क्स अगर गिर जाए तो क्लास की इमेज, सोसाइटी की इमेज, उनके साथ होने वाला जो बदलाव है ना आने वाले समय में, वो समाज वह नहीं करेगा। मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था, 2047 में हम विकसित भारत का सपना देखते हैं। आज ये 17 साल का बच्चा उस समय पर 35 साल का होगा मैम। आज हमारी मैं बिल्कुल ये कह रही हूँ सर, मेरा तो प्रश्न ही ये था, मैं तो अपने आप को सार्थक की जगह, वेदांत की जगह रखकर सोच रही थी, अपने बच्चों को इनकी जगह रखकर सोच रही थी, और मैं फिर इसका एनालिसिस करना चाह रही थी कि मैं किसी भी ऐसे फॉल्टी सिस्टम में एग्जामिनेशन को कैसे मतलब मैं कैसे एग्जाम दूंगी और कैसे ये भरोसा करूंगी कि वहां से जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा वो फेयर होगा, वो फेयर होगा, ये मैं कैसे भरोसा करूंगी? सिद्धार्थ जी आप समझ रहे हैं, मैं बंगाल का उदाहरण आपके सामने रख रही हूं। बंगाल में आपने फेयर फ्री इलेक्शन करवाया, तब लोगों का भरोसा जगा कि भाई बीएसएफ खड़ी हो जाएगी, आईटीबीपी खड़ी हो जाएगी, गृह मंत्री जाकर खड़े हो जाएंगे तो चुनाव निष्पक्ष होगा। जनता निश्चिंत होकर बाहर निकली, उन्होंने वोट डाला, अपना विधायक चुना। यहां पर 12
12वीं का बच्चा और नीट एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाला बच्चा ये विश्वास कैसे करेगा कि सीबीएसई जो एग्जामिनेशन करवा रही है वो फ्री, फेयर और बिना किसी धांधली के करवा रही है? ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ये कैसे विश्वास पैदा होगा छात्रों में? देखिए मीनाक्षी जी, हम लोग लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, सरकार के प्रतिनिधि एंगेज भी कर रहे हैं, सीबीएसई प्रोएक्टिवली जानकारी भी दे रही है। नीट और सीबीएसई के ओएसएम की तुलना मुझे नहीं लगता कि इस समय पे करी जानी चाहिए। एक चीज से जो हमको बचना चाहिए, जितने लोग यहाँ छात्रों के लिए कंसर्न्स दिखा रहे हैं, मैं उनसे सहमति जताते हुए मैं आग्रह भी ये करूंगा कि उन कंसर्न्स को हमें चरितार्थ करना चाहिए। किसी प्रकार की भ्रांति को नहीं फैलाना चाहिए, किसी प्रकार की भ्रांति को नहीं फैलाना चाहिए। जो ओएसएम को लेकर के कंसर्न्स थे, कुछ कंसर्न्स रिवैल्यूएशन को लेकर के, वही चर्चा हो रहे हैं। पर क्या ये ब्रीच है, क्या ये लीक है, क्या छात्रों का भविष्य बर्बाद हो चुका है, क्या ऐसा? हमको समझना चाहिए कि हम किस मानसिकता के साथ डील कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की सेंसिटिविटी की अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने बात करी, मैं बहुत उनकी बात को अप्रिशिएट करता हूं, वाली बात पर आपको हमको सिद्धार्थ उसको जी इसमें क्या लगी? वाणी में भी चरितार्थ करके आगे बढ़ना बिल्कुल, चाहिए। मैं आपकी बात समझू, मुझे ये बताइए कि इसमें भ्रांति वाली चीज क्या लगी? जो सार्थक ने कही, जो अंकित जी कह रहे हैं, या जो अभी अमित दुबे जी ने कही, या जो मैंने कही? क्या भ्रम है? कोई भ्रम नहीं है सर, भ्रम तो बच्चों में है इस वक्त की सीबीएसई की प्रक्रिया फॉल्टी है। नहीं, मैं आपकी सार्थक जी या किसी की बात को भ्रम नहीं बता रहा हूं, और ना ही मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई कंसर्न गलत है। पर जो हमको समझना पड़ेगा मीनाक्षी जी, वो ये है कि हम बात करते करते विकसित भारत को भी हम ला रहे हैं, और हमको ऐसा भी महसूस हो रहा है कि ओएसएम जो है, मतलब अब एयरफोर्स है तो एयरफोर्स भी गलत है। मुझे लगता है कि अगर हम लोग के कंसर्न सेम हैं और हम लोग सेम पेज पर हैं, नहीं, और हम छात्रों की चिंता कर रहे हैं, आप और चिंता कर रहे हैं, मैं समझ रही हूँ सिद्धार्थ जी, लेकिन आप शायद बात को थोड़ा गलत ले गए। मैं ये कह रही हूं कि अगर एयरफोर्स पेपर को डिस्पैच कर दे रहा है, लेकिन पेपर बनाने वाला ही करप्ट होगा, तो वो तो लीक पहले हो गया, उसके बाद फिर एयरफोर्स भले उसको डिस्पैच कर दे, क्या फर्क पड़ेगा? मैं सिर्फ उस चीज को वो पॉइंट करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल ठीक बात है मीनाक्षी जी, और उसको पकड़ लिया गया, उसको पकड़ लिया गया। जो सिस्टम के अंदर बैठा है और जो सिस्टम के बाहर बैठा है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। प्रीमियम एजेंसी सीबीआई लगाई गई, तभी तो पकड़ा गया। जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं, हमको तो नाम भी नहीं पता होते अगर नहीं पकड़े जाते तो। आप सहमत होंगे इस बात से? नहीं होंगे? जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है मीनाक्षी जी, ये बिल्कुल पकड़े जा रहे हैं, उसके लिए सीबीआई का धन्यवाद, और उन छात्रों का धन्यवाद जो इस बात को सामने लेकर आए। अंकित जी, मैं आ रही हूं आपके पास। समय जी, मुझे ये बताइए, क्योंकि अभी पोर्टल की बात हो रही है, मैं तो सोल्यूशन ड्रिवन डिस्कशन चाहती हूं हमेशा। पोर्टल सेव हो सकते हैं और सेफ बनाए जा सकते हैं, तो क्या इस पर सीबीएसई काम कर रही है या नहीं कर पा रही है? वहां पे क्या क्या त्रुटियां हो रही है, मैं इसे पॉइंट आउट करना चाह रही हूं। डेफिनेटली, जैसे भी सिद्धार्थ जी ने बोला कि उन्होंने 6-7 एग्जाम या 10-12 एग्जाम पहले कराए हुए थे, सर्टिफिकेट मिला, अप्रिशिएशन, और उसके बाद ऐसा हुआ। लेकिन जैसा हुआ है ना, इसने मुझे और डरा दिया कि इसका मतलब है कि जो पिछले 15-16 एग्जाम थे, उसमें भी कुछ गड़बड़ियां हुई थी क्या उधर भी कुछ ऐसा हुआ था क्या? क्योंकि जब तक कोई सामने नहीं आता, मैटर इंसिडेंट नहीं होता, हम उस चीज को सही मान लेते हैं। नो न्यूज इज अ गुड न्यूज। जब न्यूज आती है तब जाके इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, फिर चीजें खुलना शुरू होती हैं। तो जिस कंपनी ने इतने सारे एग्जाम कर दिए, वो इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकती है कि AWS बकेट ओपन है? ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो संभव ही नहीं है। ये तो कोई भी एक बेसिक सिक्योरिटी असेसमेंट करने वाला ही बता देगा कि यार इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन फिर हो नहीं सकता यहाँ पर, जहाँ पर एक मिनट इसको थोड़ा समझाइए। AWS बकेट ओपन कैसे होती है? क्या ये जानबूझ करके ओपन रह गई है, या कुछ सिस्टम गलत कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसलिए ओपन रह गई? इस रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन। जिसने भी उसको कॉन्फ़िगर किया है क्लाउड को, वो ठीक नहीं किया, और उसका एक्सेस बाईपास हो रहा है, और उसकी वजह से जो भी बच्चा है अंदर एंटर कर गया, और उसने ना सिर्फ एग्जाम पेपर भी देख लिया, वरना मान लीजिए कि स्टोरेज है, उस स्टोरेज का एक्सेस आपने खुला छोड़ दिया, और जिसमें आपकी सबसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, वो मैं ना सिर्फ उड़ा सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ। तो ये जो खतरा है, ये बहुत सीवियर होता है। ये इतना आसान नहीं है कि आप कहें कि आप बहुत सारे एग्जाम करा लिए तो अब इसको माफ कर दीजिए। नहीं हो सकता। ये वाली गलती है कि आप यदि ज्यादा रेस दौड़ के आए हैं, तो अब वो गलती नहीं कर सकते। अब आपको प्रोटोकॉल्स पता है, अब नियम पता है, और यदि अब आप नियम तोड़ेंगे तो फिर आपको ज्यादा सजा होगी, क्योंकि ये चीज गलत, बिल्कुल गलत है। तो इसमें हम उस चीज का एडवांटेज नहीं दे सकते इनको कि आप पहले सर्टिफिकेट लिए थे तो चलो कोई बात नहीं। रादर दिस इज मच मोर सीरियस। एक पहली इनकी
ट्रायल होती और उस समय गलती होती तो फिर भी इनको लीनियंट माना जा सकता है कि इवॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है कोई गलती रहे, ऐसे में नहीं हो सकता। रादर इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग एन इंसाइट कि क्या हम बाकी 15 एग्जाम भी जो पहले इन्होंने कराए उसमें भी इन्वेस्टिगेशन करा लें, ठीक क्या है। देख लें कि वहां पे भी सिक्योरिटी कम्युनिकेशन। सिद्धार्थ जी, बतौर सरकार के प्रवक्ता, सरकार इस सीबीएसई के मैटर को कैसे ले रही है? सरकार की तरफ से क्या एक्शन प्लान है? देखिए प्राची जी, मैं फिर से मीनाक्षी। दोहराता हूं, छात्रों का भविष्य, उनके भविष्य की सुरक्षा, ये सरकार के लिए मैं माफी चाहूंगा मीनाक्षी जी, छात्रों के भविष्य की चिंता करना सरकार के लिए पैरामाउंट इशू है और छात्रों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं हो पाएगा। इसलिए जितना हुआ है सरकार के सामने रखा है, सरकार देश के सामने भी रख रही है, जितना हुआ है उस पर हम पूरी चर्चा भी कर रहे हैं, पर जो नहीं हुआ है उसका डर भी हम छात्रों के मन में नहीं जाने देंगे। अभी जो हमारे साथी साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट बात कर रहे थे, मैं उनकी आधी बात से बिल्कुल सहमत हूं। इसमें जिस प्रकार की जो पहले भी परीक्षाएं हुई, मैंने तो उनकी लिस्ट गिनाई, वो परीक्षाएं हमने नहीं कराई, अलग अलग सरकार, अलग अलग पार्टी, अलग अलग प्रदेशों में वो सरकार करेगी। पर हाँ, बिल्कुल उसका भी असेसमेंट होना चाहिए और कभी कोई कंप्लेंट वहां से आई थी तो उसका भी ख्याल करना चाहिए। पर हम ये परीक्षाएं इतनी पहले हुई, इससे इंटेंट दिखाता है कि अगर कोई प्रूवन रिकॉर्ड की कंपनी है जिसको अलग अलग, मतलब हम तो इसको इससे ज्यादा एक डेमोक्रेसी में न्यूट्रल क्या मानेंगे, अलग अलग पार्टी की सरकारें जिसको सर्टिफिकेट्स दे रही हैं उसी को यहां पर भी टेंडर दिया गया। पर हमने जैसे कहा कि एथिकल हैकर इसमें घुस गया और एथिकल हैकर ने घुसकर हमको ये चीज हाईलाइट करी, कोई आंसर शीट डिलीट नहीं करी गई है, किसी का रिकॉर्ड नहीं हटाया गया है। वो क्या कर सकता था, छोड़िए, नहीं हुआ है वो कर सकते में कुछ ट्रबल होगा तभी नहीं कर पाया, उसको एक्सेस होगा उस चीज का, वो एक अलग बात है। जितना हुआ है सरकार ट्रांसपेरेंसी के साथ देश के सामने, छात्रों के सामने रख रही है। एक बात सिद्धार्थ जी, जो आप मिस कर गए ना, जो बात सार्थक ने कही थी, वो ये कह रहे थे कि आरपीएफ जो है यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, और उसमें भी जो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन के जो नियम थे उसमें जो फेर बदल किया गया और 3 बार फेर बदल किया गया, वो उसे पॉइंट आउट कर रहे थे। बहुत बारीकी से सीबीएसई के अंदर ही ये काम हो गया। सर समझिए, हो सकता है सीबीएसई के अंदर कोई बैठा हुआ हो। मीनाक्षी जी बिल्कुल ठीक बात है, हर पक्ष के लिए हम खुले हैं जांच के लिए। अगर कोई बैठा है और गड़बड़ की होगी, किसी को नहीं बख्शेंगे। कहां दो राय हैं? जब हमने एनटीए के समय, नीट के समय एनटीए में कह दिया था कि अंदर से लेकर बाहर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक जो होगा उस पर सीबीआई का शिकंजा होगा। जांच हुई, 7 से ऊपर अरेस्ट हुए, सब अंदर के लोग पाए गए, तो यहां क्यों छोड़ा जाएगा? पर टेंडरिंग प्रोसेस में बहुत बार कभी टेक्निकल क्वालिफिकेशंस भी बदली जाती हैं, कई बार आरएफपी भी बदली जाती है, पर इसकी पूरी जांच होगी। कोई भी अगर इसमें कोई संलिप्तता पाई गई, कोई गड़बड़ी पाई गई, बिना जांच के तो नहीं कहा जा सकता। आफ्टर ऑल किसी पर भी एक्शन लेना होगा तो सरकार को ठोस सबूत के साथ लेना होगा, पर हम हर उस चीज के लिए तैयार है। मैं एक लाइन में कह देता हूं मीनाक्षी जी, हमारे लिए ये बात बिल्कुल पैरामाउंट है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, छात्रों का भविष्य इज अटमोस्ट प्रायोरिटी। किसी को भी A to Z तक ना हम छोड़ने के लिए तैयार हैं और इंश्योर करने के लिए तैयार हैं कि इस प्रकार की चीजें आगे ना हो। बहुत क्विक कमेंट के लिए अंकित जी, इस डिस्कशन के बाद आपको लग रहा है कोई सोल्यूशन निकल रहा है? एग्जैक्टली मैं बस यहाँ पे ये ऐड करना चाह रहा था मैम, कि जो भी साहब ने भी थोड़ी देर पहले बात बोली सिद्धार्थ जी ने, मैं उसकी बात पर बिल्कुल सही हूँ कि आप बहुत अच्छा एक्शन ले रहे हैं सर, लेकिन नीट के मामले में भी छात्रों ने मामला उजागर किया तब जाके आप एक्शन पर आए। सीबीएसई के मामले में भी छात्रों ने मामला उजागर किया तब जाके आप मामले पे आए। सरकार काम करती है, उसके लिए सीएजी होती है जो ऑडिट करती है पूरी चीजों का। छात्रों के भी इस पूरे सिस्टम के लिए एक ऑडिटर बिठा दीजिए। एग्जाम फेयर हो रहे हैं या नहीं, एक बहुत ही सिंपल सा सिस्टम बना दीजिए। आप लोग सक्षम हैं, कोई ऐसी जांच एजेंसी जो इस पूरे सिस्टम को लीक प्रूफ बनाए कि कहां कहां फॉल्ट हो सकता है। मैम जब आज एथिकल हैकर्स ही करके दे रहे हैं, उन्हीं को इनवाइट करिए, जॉब पे रखिए। जस्ट लाइक गूगल, कोई बग पकड़ता है उसको करोड़ों का पैकेज मिलता है, आप बुलाइए ना, एथिकल हैकर्स को इनवाइट करिए, बच्चों आओ आप आकर के ऐड करो, आगे से हम लीक प्रूफ मिलेंगे। इंटेंट अगर सही है मैम तो बच्चों का भविष्य बहुत फेयर इनफ सर, आज इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं। अमित जी, अंकित जी, सिद्धार्थ जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 27 की जंग से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में हैं। योगी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में थे। यहां बकरीद के दिन गाजियाबाद में सूर्य हत्याकांड को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कैसे दोस्ती के नाम पर छुरा घोंपा गया। सीएम योगी ने कहा कि ये दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार नहीं होगी। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की
हरकतें हो रही थी, वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं। तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं, नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गनीमत थी जी। सबके बारे में बड़ा मुश्किल होता था। रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, कावड़ यात्रा, ये सब सपने हो गए थे। बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं रह पा रहा था। और दोस्ती, कैसी दोस्ती, आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में गौहत्या को लेकर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गौहत्या तो कई पीढ़ियां याद करेंगी। योगी ने बकरीद पर अपने सोशल मीडिया पर गौमाता की तस्वीर शेयर करने पर चेतावनी दी और इसका अंजाम समझने को कहा। योगी ने कहा कि गौमाता स्वघोषित राष्ट्रमाता है, इसको घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने गाय को माता माना है तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। तुम्हारी सोच पशुवत है जो तुम गौ माता को पशु बोल रहे हो। और तुम्हारा ये दोगलापन है कि जो एक और गौकसी को प्रश्रय देते हो। मैं देख रहा था बकरीद में तमाम उनके चेले चपाटे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बकर ईद पर गौ माता का चित्र दिखा करके कह रहे थे कि बकर ईद की बधाई दे रहे थे। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? वो जान रहे हो? तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो, नहीं तो कई कई पीढ़ियां याद करेंगी गौ माता के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिमाकत की। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जो हमारी गौ माता को कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु नहीं। अरे गौ माता तो स्वघोषित राष्ट्र माता है, उसको किसी को राष्ट्र माता घोषित करने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही जैसे हमारी माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे गंगा माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने मौलाना और मौलवियों पर करारा अटैक किया। उन्होंने कहा कि ये मौलाना पाकिस्तान के विस्थापितों के बारे में आवाज नहीं उठाते। योगी ने पूछा कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर किसी मौलाना ने आवाज उठाई? ये मौलाना कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान से उस मजहबी निर्ममता के शिकार इन पाकिस्तानी विस्थापितों के बारे में या देश भर में फैले हुए उन विस्थापितों के बारे में इन मौलाना और मौलवियों की कभी आवाज नहीं निकली, कभी नहीं निकली। कितना अच्छा होता ये बोलते कि इनकी संपत्ति को वहां पर उन कट्टरपंथियों ने कब्जा किया है, या वक्फ के नाम पर जिन्होंने यहां के हिंदुओं की जमीन को कब्जा किया है, इन विस्थापितों को हम दे रहे हैं, फ्री में देने की घोषणा करते तो हम मानते कि हां ये कुछ इनकी कुछ संवेदना है। लेकिन नहीं, और दोगला चरित्र जो होता है ना, यही होता है। मुंह में कुछ
और पीछे कुछ। अब ये देश ये सोचने वाला नहीं है, इसके बारे में किसी प्रकार का कोई वो नहीं करने वाला है। एक भी मौलवी ने, एक भी मौलाना ने, जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था आज से 6 महीने पहले, 1 वर्ष से लगातार चल रहा था, और जो आंकड़े यहां पर अभी कुंवर सुशांत सिंह ने आपके सामने प्रस्तुत किए, कहां 22% हिंदू आज घट के 7% बांग्लादेश में रह गया। कहां पाकिस्तान में 14% हिंदू मात्र 2% रह गया। ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे थोड़ा जुमे की नमाज में एक बार यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है, भारत का दुश्मन है, भारत के दुश्मन को उसके ठिकाने पे जाकर के भारत के बहादुर जवान ठीक कार्य कर रहे हैं। कुछ नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए सरकार ने घोषित भी किया है